Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस शब्द है, बहुत ही मिस्टीरियस लोग होते हैं। तो आखिर ये ट्विन फ्लेम्स होते कौन हैं, हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो वैसे तो ये टॉपिक ही अपने आप में इतना इंटेंस है कि इसको एक या दो लाइन में समझाना मुझे नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे प्लैनेट पे किसी के भी बस की बात है। बट फिर भी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं उस फॉर्म में अगर आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश कर पाऊँ कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली में ट्विन फ्लेम इज़ द अदर हाफ piece of your soul, means you have 50% of your soul and the remaining 50% is in your twin's body। ठीक है, आपकी बॉडी में आपकी 50% सोल एग्जिस्ट करती है और आपकी 50% सोल आपके ट्विन की बॉडी में एग्जिस्ट करती है। यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, उनके पास उनकी बॉडी में उनकी 100% सोल होती है, आपके पास 50% सोल होती है, जिसको कि अगर ट्विन फ्लेम्स को आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो इनको शिव शक्ति भी कहा जाता है, अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। और शिव शक्ति अर्धनारीश्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का एक बॉडी में दो एनर्जीज़ का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये किस तरीके से दो बॉडीज़ जो दो बॉडीज़ में वन सोल एग्जिस्ट करती है वो एक्चुअली में होती किस तरह से है। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि शिव और शक्ति यानी कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दो एनर्जीज़ होती हैं। एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज़ तो मैं यहाँ पर ऊर्जा की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। मीन्स कि ट्विन फ्लेम्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझें, एनर्जी जो ट्विन फ्लेम्स का पूरा कोर है वो एनर्जी से ऑपरेट करता है। यहाँ पर जेंडर से कुछ भी ऑपरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, मीन्स कि किसी भी जेंडर में कोई भी एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है। एक फीमेल बॉडी में एक मैस्कुलाइन एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, एक मेल बॉडी में एक फेमिनाइन एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, या यहाँ पर सेम जेंडर भी होते हैं। मीन्स दो फीमेल बॉडीज़, दो लड़कियों में एक फेमिनाइन एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है और एक के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है। एंड सेम गोज़ विद द मेल एज वेल। दो लड़कों में या दो मेल बॉडीज़ में एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये तो आप इस चीज़ को अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात हम एनर्जी की कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर कौन सी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा बहुत ज़्यादा विद्यमान है। अब काफ़ी लोगों का ये स्टेटमेंट होता है कि गीता में तो श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है और ना ही उसे काटा और जलाया जा सकता है, फिर एक सोल हाफ दो बॉडीज़ में डिवाइड कैसे हो सकती है। तो उनका ये डाउट भी मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए हमें मक्खन की ज़रूरत है, वी नीड बटर। तो क्या हम गाय के पास जाकर डायरेक्ट मक्खन वहाँ से लेकर आते हैं? क्या हम उसके पास से मक्खन को दूकर लाते हैं? ऐसा तो हम नहीं करते ना। सबसे पहले हम दूध लाते हैं, दूध से हम दही या मलाई जमाते हैं और उस मलाई को मथने के बाद हमें मक्खन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो जो मक्खन था वो उस ही सोर्स के पास था।
ऐसा नहीं था कि वो मक्खन हमें कहीं और से प्राप्त हुआ, उसी गाय के पास से हमें वो मक्खन प्राप्त हुआ, लेकिन वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ, वो हमें दूध के फॉर्म में प्राप्त हुआ। और उसके बाद उसको हमें जिस तरीके से भी हमने उसे डिवाइड किया और उसको जो भी प्रोसेस था उसे मतने के बाद हमें वो मक्खन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो दूध था वो अपने आप में एक होल मटेरियल था और उस दूध में से हमें बाकी की चीज़ें प्राप्त हुई। उसी प्रकार से परमात्मा या यूनिवर्स को हम एक बहुत ही विशाल एनर्जी या शक्ति का पुंज मान लेते हैं, जिसमें से एक सोल, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी के रूप में एक सोल वहाँ से निकली या जन्मी, और उस सोल ने खुद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन। अब इस बात पे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत थी, जब वो अपने आप में एक होल सोल थी तो फिर वो एक ही जन्म ले सकती थी और एक ही जन्म में वो मतलब एक ही रूप में वो अवतरित हो सकती थी प्लैनेट अर्थ पे। तो उसके लिए मैं क्लियर करना चाहूँगी कि एक्चुअली में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो जिस सोर्स से क्रिएट होते हैं, वैसे तो सभी जीवात्माएं जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, यूनिवर्स हैं, उन्हीं के पास से, उन्हीं के द्वारा सारी सोल्स अवतरित होती हैं या जन्म लेती हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट में ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये जिस सोर्स से इस पृथ्वी पर आते हैं, इनका जो जन्म होता है वो साक्षात शिव और शक्ति की ही एनर्जी से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और जो साक्षात शिव शक्ति से जो एनर्जी क्रिएट की जा रही है, जो सोल शिव और शक्ति, मतलब जो साक्षात शिव शक्ति यानी कि अर्धनारीश्वर के एनर्जी पुंज से जो सोल क्रिएट हो रही है, अब आप समझ सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की होगी। मतलब कि उस एनर्जी को अगर वो किसी एक बॉडी में जन्म लेती है, मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्विन फ्लेम है जो कि 2 पार्ट्स में ना डिवाइड करके अगर वो एक ही बॉडी में पूरी सोल आ जाती है, तो वो इस प्लैनेट अर्थ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकती। उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो इतनी हाई एनर्जी के लोग होते हैं, इतनी हाई एनर्जी की सोल्स होती हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इसके अपनी कुछ बैरियर्स होते हैं, इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। और जो अगर एक बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में अगर कंप्लीट ट्विन सोल, जिसमें कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ही होती हैं, अगर एक बॉडी में वो दोनों ही सोल्स पैदा हो जाएं, तो वो ह्यूमन बॉडी उस सोल को संभाल नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी हाई एनर्जी होती है, उसके चक्रास ऑलरेडी इतने अलाइन हो जाते, मतलब अगर वो पैदा हो जाएगी तो फिर अगर वो एक ही सोल में और एक ही बॉडी में पैदा हो जाएगी तो उसकी ऑलरेडी कुंडलिनी जागृत ही होगी, उसको कुंडलिनी जागृत नहीं करनी पड़ेगी, और इतनी हाई लेवल की एनर्जी फिर वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, वो बॉडी संभाल ही नहीं पाएगी, और वो कहीं ना कहीं फिर उस बॉडी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देगी या वो जीवित ही नहीं रह पाएगी। तो ये एक मजबूरी होती है कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन यानी कि उनकी एक सोल इस प्लैनेट अर्थ पे सरवाइव कर पाए, इस ह्यूमन बॉडी में सरवाइव कर पाए, और वो उन सभी कामों को कर पाए जिन कामों के लिए उनको क्रिएट किया गया है, जिस काम के लिए उस सोल को क्रिएट किया गया है, वो सभी काम पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से वो इस प्लैनेट अर्थ पे या जिस भी प्लैनेट पर वो जाए वो कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस प्लैनेट पर सरवाइव कर पाए। उसकी उम्र चाहे 20 साल हो, 50 साल हो या 100 साल हो, बट उतने टाइम तक वो बॉडी उस सोल को कहीं ना कहीं संभाल पाए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को, उसकी जो भी नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, जो भी उसके अच्छे या बुरे तत्व होते हैं, उन सब चीज़ों को संभालने के लिए भी हमको ऐसी बॉडी चाहिए। तो एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ज़रूरत क्या पड़ती है एक ही सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, जबकि आप एक ही सोल
को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुई, ठीक है। यदि हम शिव शक्ति के एग्जाम्पल से समझते हैं तो इफ़ आपने शिव पुराण पढ़ी हो या आपने किसी सीरियल में देखा हो या आपको इस चीज़ का ज्ञान हो, पता हो आपको, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि माँ शक्ति का जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो क्या था। माँ शक्ति का जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो साक्षात महादेव थे, शिव थे। ऐसा क्यों करना पड़ा कि महादेव को ही, माँ शक्ति को अपने ही क्रिएशन से अवतरित करना पड़ा? तो जैसा कि पुराणों में लिखा है, जब सृष्टि को सही रूप से संचालित करने के लिए शिव को विवाह करना पड़ा था, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को संभालने लायक कोई भी फेमिनाइन थी ही नहीं समस्त ब्रह्मांड में। कोई ऐसी फेमिनाइन थी ही नहीं जो कि साक्षात शिव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाए। इतनी ऊर्जा किसी में थी ही नहीं। तो उस वक्त पे माँ शक्ति को शिव ने अपनी ही ऊर्जा से अवतरित किया था और उनकी ही आधी एनर्जी को फेमिनाइन एनर्जी के रूप में जो उनके अंदर ही थी उसको खुद से पृथक किया, खुद से अलग किया। और ऐसा करके जो माँ शक्ति हैं उनका अवतरण हुआ। मीन्स शिव के अंदर ही जो उनकी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों विद्यमान थी, उसमें से उन्होंने फेमिनाइन को खुद से बाहर कर दिया, उसको माँ शक्ति का रूप दिया और वो मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गए। इस प्रकार से हम समझ पाए कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज किस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हुई। तो जिस प्रकार से शिव के लिए कोई भी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी अवेलेबल ही नहीं थी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, जो कि उनकी एनर्जी से, उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाए, तो उनको अपनी ही एनर्जी में से फेमिनाइन एनर्जी को क्रिएट करना पड़ा था। इसी प्रकार से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो एक सोल जब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या यही आती है उनके जीवन में कि उनकी फ्रीक्वेंसी किसी के साथ मैच नहीं कर पाती। और इसी वजह से जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रोकन रिलेशनशिप्स में देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रोकन मैरिजेस में देखे जाते हैं। 95 to 98% ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो डिवोर्स्ड होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या कार्मिक मैरिजेस में एंटेंगल हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी के मैच करती हुई कोई भी मेल या फीमेल मीन्स मैस्कुलाइन या फेमिनाइन अवेलेबल ही नहीं होती है इस प्लैनेट पे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी शिव शक्ति की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी ट्विन के साथ में ही मैच कर सकती है। एक नहीं, दो नहीं, अगर कोई ट्विन फ्लेम 100 शादियां भी कर लेगा तो वो शादियां सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। हाँ, कुछ ऐसे केसेस ज़रूर देखे गए हैं जिसमें कि किसी ट्विन की शादी उसके किसी सोलमेट के साथ हो जाती है। तो वो सोलमेट क्योंकि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके अपनी लाइफ जितना भी उनका टाइम पीरियड होता है प्लैनेट अर्थ पे वो उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन उनकी सोल अंदर से सेटिस्फाई अंत तक हो ही नहीं पाती है। वो क्रेव करती रहती है अपनी ट्विन के लिए, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं मिल पाती, चाहे कोई कितना भी लविंग केयरिंग पैम्परिंग सोलमेट होगा, वो फ्रीक्वेंसी कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता उसको जो उसकी अपनी सोल दे सकती है। और यही कारण है कि अपनी सोल को ढूंढते ढूंढते, अपनी ही फ्रीक्वेंसी को ढूंढते ढूंढते मैस्कुलाइंस और फेमिनाइंस इतने सारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स में आते हैं, और जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो इतने ज़्यादा एडिक्शंस में और इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आते हैं। उसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो एक चीज़ ये यहाँ पर क्लियर होती है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं होता है। ये सारा का सारा खेल एनर्जीज़ का है। एनर्जी की ही प्यास में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो दर बदर भटकते हैं ताकि वो अपनी ही फ्रीक्वेंसी को ढूंढ पाएँ और अपनी ही
अपने उस कंपेनियन को ढूंढ पाए जो कि उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। ये सारा खेल एनर्जी का है, एक चीज़ ये क्लियर हुई। तो ये एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ही एक कारण होता है जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम्स को मिररिंग सोल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिरर किस वजह से करते हैं? क्योंकि वो एक ही फ्रीक्वेंसी के दो पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट जिस भी इमोशन से या जिस भी एनर्जी से गो थ्रू कर रहा होता है, जो दूसरा पार्ट है वो उसको मिरर करता है। ऑल्दो मिररिंग, जो ट्विन फ्लेम मिररिंग होती है, ये अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। बट मैं एक बहुत ही शॉर्ट में अगर इस चीज़ को समझाऊँ इस वीडियो में, तो वो यही होती है कि एक एटम को जब आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट, चाहे आप उसको लाइक लाइट्स ईयर दूर भी ले जाएंगे, तो भी जो एक पार्ट जिस तरीके से जिस एनर्जी में होगा या जिस तरीके से एक्ट या रिएक्ट करेगा, उसका जो अदर हाफ है वो उसी तरीके से उसको मिरर करता है। और इसी वजह से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ट्विन फ्लेम्स, अगर उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, अगर उनके चक्रास बैलेंस नहीं है, तो वो एक साथ एक रिलेशनशिप में, यानी कि एक घर में या एक मैरिज में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रुक पाते हैं। और वो रनर चेजर डायनामिक में एक लूप में घूमते रहते हैं, जो कि रनर चेजर डायनामिक में होता है। तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो मिररिंग होती है, वो मिररिंग बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है ट्विन फ्लेम्स को। क्योंकि उस मिररिंग में होता क्या है, जैसे हमने आईने को देखा ना, तो हमारे चेहरे पे अगर लाल गुलाल है तो हमें आईने में वही दिखाई देता है, अगर हमारे चेहरे पे हरा गुलाल है तो हमें वो चेहरे पे वही दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक दूसरे का आईना होते हैं, एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं, एक दूसरे को उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां सब कुछ दिखाते हैं। और इसी वजह से जैसे ही दूसरा जो पार्टनर होता है वो उन खामियों को, अपने अंदर की उन कमियों को देखता है और वो घबरा जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो परफेक्ट है, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में कोई पर्सन ऐसा आ जाता है उसकी ज़िंदगी में जो उसको आईना दिखा देता है और वो घबरा जाता है। क्योंकि उसको तो जितने भी लोग मिले थे, या तो उसको डिमोरलाइज करने वाले लोग मिले थे या उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग मिले थे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिला था जो कि उसको आईना दिखा सके कि तुम्हारे अंदर इस खामी को तुम्हें ठीक करना है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें इसको इस तरीके से ठीक करना है। और वो जैसे ही मिरर दिखाते हैं, सेकंड पार्टनर जो होता है, जो उसका ट्विन होता है, वो फिर रन कर जाता है। तो ये मिररिंग जो होती है ये इसी वजह से होती है, क्योंकि एक ही सोल दो जगह डिवाइडेड है, दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी है। तो अगर एक को फॉर एग्जाम्पल फीवर हो रहा है, तो जो सेकंड ट्विन होता है उसको हर हाल में फीवरिश फील होता ही होता है, एंड इट हैपन्स विद पीपल। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया कि ट्विन फ्लेम्स होते कौन हैं, इनका अवतरण किस तरीके से हुआ है, और क्या कारण है कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और जो भी कॉन्सेप्ट्स ट्विन फ्लेम के रिलेटेड अभी मुझे जितना लाइक ध्यान है मैंने उनको क्लियर किया। और इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एक्चुअली। तो बिकॉज़ ये वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ, और इससे अगली वीडियो में हम ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और ट्विन फ्लेम्स की कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिनको कि आप देखकर पहचान सकते हो, समझ सकते हो कि आप इस जर्नी पर हो या नहीं हो, आप एक ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। तो हम उन सभी ट्रेट्स को अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, या जो भी आपके डाउट्स होंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। एंड स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे को मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, which is divineoracle144@gmail.com. I'm so much thankful
मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।